हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे, जितने भी लोग मौजूद हैं एक बार मुझे बताएंगे मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं ना। तो मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा। लास्ट मोमेंट पे जो है वो मॉक टेस्ट बड़ा हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनालिसिस जरूर करते रहिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उनका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। उनका मतलब आपको सॉल्यूशन किसी भी तरीके से करना है, चाहे किसी की हेल्प लेके करना है, चाहे बुक से सॉल्यूशन देखना है, चाहे किसी भी तरीके से उसका सॉल्यूशन फिर होना चाहिए, है ना। जो भी डाउट आपको आए हैं, क्योंकि तभी फायदा है मेरे भाई उन मॉक टेस्ट के लगाने का, है ना। वीक पॉइंट्स पे काम करते रहिए। मात्र 30 दिन का समय आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने में बचा है। सीएचएसएल का एग्जाम भी आप लोगों का आ ही रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और शुरुआत करते हैं अपने छठे प्रैक्टिस सेट की। मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि रात को हम लोग जो है वो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं 8 बजे, क्योंकि हम लाइब्रेरी से घर चले जाते हैं। और मुझसे मतलब रिक्वेस्ट के तौर पे उन्होंने ये कहा था कि इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब इसका टाइम जो है वो मंडे से 12 बजे जो है वो दोपहर में 12 बजे कर दिया जाएगा। आप लोग इस टेस्ट को दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मतलब इस पे टाइम दे रहा हूं और जितना बेस्ट हो सकता है। मैंने इस टेस्ट को लेकर आपको रिव्यू भी दिया है अपना, कि आपको कभी ये टेस्ट जो लगेगा वो बहुत आसान भी लगेगा, कभी मॉडरेट भी लगेगा और कभी कभी आप लोगों को एक मतलब मॉक टेस्ट जो है वो हार्ड भी लगेगा। तो मेरे भाई, जब हार्ड लगता है तो ये मत सोचिए पूरा मॉक टेस्ट ऐसा ही आएगा। आपको हर तरीके से तैयार करने का काम हम लोग कर रहे होते हैं। इस वजह से हर तरीके से हम लोग जो है वो मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं। ये फिक्स है कि 16, 17, 18 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको अपनी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट मिलेंगे। उनमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी पड़ सकती है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया गया है। यानी चौड़ाई को मोड़ के, चौड़ाई के अलोंग उसे मोड़ के एक बेलन बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी दी हुई है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बेलन लिखा हुआ है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr(h) और 2πr(h) मतलब पाई, और पाई मतलब 11 का मल्टीपल। तो एक बार 11 का मल्टीपल देख लें। आपने कहा जी 8 और 7 15, 9 और 6 15। बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे, यहां ये 11 से डिवाइड नहीं होगा मेरे भाई। यहां देखेंगे 9 और 6 15, 8 6 14, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब आप यहां देखते हैं तो ये भी 11 से डिवाइड होता है। यानी 11 से डिवाइड होने वाले भी हमारे 2 ऑप्शन हो गए। अब हमें थोड़ा सा मेथड से जाना पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है कि चौड़ाई के अलोंग मोड़ा गया है, यानी इस चौड़ाई को नीचे सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है। और वो सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर क्या होगा? जितनी आयत की चौड़ाई होगी, यही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से 2π मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 22/7 हम लोग लिख देंगे। यहां से अगर मैं देखूं तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 बढ़ाऊंगा मेरे भाई। 11 11 चिंग 66, 11 अट्ठे 88 होते हैं, 11 दूनी 22 होते हैं। 4 से काटेंगे 17 बार कटेगा, और 17 7 119 का मतलब होता है 1.19 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। अब आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो कि 2πr(h) होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर की वैल्यू कितनी है? 1.19 होगी। और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। 12 मतलब आंसर 3 और 4 का मल्टीपल होगा।
आप देखेंगे 8 7 15, 9 6 15 30 हो जाएगा, 8 8 16 4 20 4 24, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? देखते हैं यूनिट डिजिट से कैसे होगा। तो ये हो जाएगा, आपने देखा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 को 8, 8 दूनी 16, पीछे 6 वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है। ठीक है बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। 4 और 3 का मल्टीपल देख लेंगे, 11 का भी मल्टीपल देख लेंगे, दोनों ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, CHSL 2024 में आपसे पूछा है। CHSL, हाँ CHSL 2024 में आपसे पूछा। अच्छा एक चीज और सोच सकते हो यहां, अच्छा जब ये मेरा बेलन था, ध्यान से सुनना, एक और अप्रोच यहां हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा बेलन था और मैंने इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, तो क्या इसकी चौड़ाई जो है, क्या इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त उसकी सरकमफ्रेंस में बदल गई होगी? अगर सरकमफ्रेंस में बदल गई होगी तो उसने मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या वो मुझसे ये वैल्यू पूछना चाह रहा है? और ये जो है ये सरकमफ्रेंस ही है, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 7.48 हो जाएगी, 7.48 हो जाएगी। और हाइट क्या दी हुई है उसकी? हाइट क्या दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं हाइट की बात करूं तो यही हाइट उसकी लंबाई का काम करेगी, यानी यहां से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिकी अप्रोच थी और इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। डिटेल में आपको समझा दिया गया है, डिटेल में वो ऊपर है, इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, एक कंपनी क्रय मूल्य से, हाँ एक कंपनी क्रय मूल्य से 25% अधिक पर सामान बेचती है, यानी कि मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो 125 रुपए पर वो सामान बेच रही है। सेल के दौरान कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। यदि ग्राहक छूट के बाद 540 रुपए का भुगतान करता है तो आपसे सामान का मूल क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि मूल क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा आसान है, अगर अंकित मूल्य अपने मन में थोड़ी देर के लिए 100% मानता हूं तो 10% की छूट दी गई है, तो क्या ग्राहक को 90% रुपए देने होंगे? और ग्राहक ने दिए कितने हैं? 540 रुपए दिए हैं। यानी अगर मैं आपसे 100% यानी अंकित मूल्य की वैल्यू पूछूं तो मेरे भाई आप क्या बता देंगे? अंकित मूल्य की वैल्यू जो है आप इतनी बता देंगे, आप इतनी बता देंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि उसका अंकित मूल्य जो था वो 600 था और अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4, यानी क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य 5 है और उसने अंकित मूल्य कितना दिया है? 600 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आ जाएगी? तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया जी उसका क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 480 रहा होगा। कितना रहा होगा? तो क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 480 रहा होगा, 480 उसका क्रय मूल्य रहा होगा। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब बच्चों का आना चाहिए बच्चे, सब बच्चों का आना चाहिए। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, रेडियस आप लोगों को दी हुई है। पहली रेडियस ये रही, दूसरी रेडियस मेरे प्यारे दोस्त ये रही, ठीक है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आप लोगों से पूछी है। मैंने कहा था बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या होता है? अंडर रूट के अंदर इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस इनकी दोनों रेडियस का ऐड करके उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, यही होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो ये 17 का 9 स्क्वायर हो जाएगा और यहां दोनों रेडियस का सम पूछा जाए तो 10 और 5 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। ये 17 आ गया, ये 15 आ गया, तो इसकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगी। वहां करते भी नहीं ना, बस आइडिया होता तो भी पता लगा सकते थे। 10 और 5 15, ये 17 है, एक 15 एक 17, तो तीसरी भुजा 8 होगी। ट्रिपलेट से भी आप लोग थोड़ा सा सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4,
बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकंड लेती है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। ट्रेन की गति क्या होगी वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। भाई साहब ट्रेन की गति बताइए, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, क्या हो जाएगी भाई स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूं तो ये हो जाएगी, और स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर देता हूं जो कि 13/2 दी हुई है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय, दूरी आ जाएगी। और दूरी कितनी है, 130 मीटर है। 130 मीटर है मेरे भाई, सॉल्व कर दीजिए। 13 × 130 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36। सही तो किया है। तो अगर मैं यहां से देखूं कुछ गड़बड़ी हम लोगों ने की है क्या। 13 से, अच्छा 13 से काटा 10 बार, 5/18 से कर दिया, 6 दूनी 12 और एक 13/2 लिख दिया। हमने रिलेटिव स्पीड बेटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जिसे हम लोग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहे थे। अब मेरे भाई आप लोग यहां से देखेंगे तो एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा, 18 दूनी 36 दूनी 72 हो जाएगा। मेरे भाई ये -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आइएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आइएगा। थोड़ा ज्योमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन, ज्योमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है। कैसे, ट्राइंगल एबीसी आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त ट्राइंगल ए बी और सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी और सी। एडी बीसी पर लंब है, ये जो है एडी ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी पर, और एई जो है वो बीएसी का समद्विभाजक है। बीएसी का समद्विभाजक है कौन सा, एई। एई जो है वो बीएसी का समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, आधे आधे में बांटने वाला है। यदि एंगल एबीसी जो है वो 58 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला, और एंगल एसीबी जो है वो 34 डिग्री आप लोगों को दिया है, तो आपसे डीई का मान पूछा है, यानी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल पूछा है। अगर आप ये थ्योरम जानते हैं कि दोनों के डिफरेंस का आधा ही ये वाला एंगल होता है, तो 58 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। और 24 का जब आप आधा कर देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। यानी ये जो होता है वो क्या होता है, ये इन दोनों के एंगल के डिफरेंस का हाफ होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे क्या कहना चाह रहा है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 75 और 80 हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स का एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है। बॉयज का एवरेज 75 है और गर्ल्स का एवरेज जो है वो 80 दिया है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो 78 हों, दोनों को मिला के औसत कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, तो मेरे भाई एवरेज अगर दिया है तीनों का तो एलिगेशन लगा देंगे। उसने पूछा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशो क्या होगा, तो आप देखेंगे 78 में से 75 गया तो 3 बचेगा, 80 में से 78 गया तो 2 बचा, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2-3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िएगा मेरे भाई, वो कहावत सुनी है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से लागू होती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और जानिएगा मेरे भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है।
क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए दीपेश के पास जो है वो 168 लीटर तेल ए है और 234 लीटर तेल बी है, यानी ए जो है वो कितना है 168 लीटर है और बी की मात्रा कितनी दी हुई है 234 दी हुई है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इस प्रैक्टिस सेट में, सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा उसमें कितना ये आ सकता है मेरे भाई, ठीक है, जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल इन कंटेनरों में भरे जा सके। यानी तेल का आयतन पूछना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे इनका में से पूछना चाह रहा है। में से ही वो बड़े से बड़ा आयतन होता है जो इनमें पूरे के पूरा कंटेनर में आ सकता है। तो में से मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे, तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, 14 एकम 14 डिवाइड हो जाएगा, 14 एकम 14 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई 9 बचेगा, 94 डिवाइड नहीं होता, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये है, ये भी जवाब नहीं होगा। 5 के टेबल में कभी 234 168 आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 गुना है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक्चुअल में मामला क्या है, उस मामले को थोड़ा सा समझिए। इनकी चाल का रेशो दिया है, पुलिसकर्मी की चाल की 4/4 है, 5 है, तो पुलिसकर्मी की 5A है, तो चोर की चाल जो है वो 4A आप लोगों को दी हुई है। अच्छा, पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी, तो क्या 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी, यानी चोर की चाल आ चुकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में तय की गई दूरी ही उसकी चाल होती है मेरे भाई। अगर यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो 3 आएगी, यहां ए की वैल्यू रख दी 3, तो मेरे भाई पुलिस वाले की चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, मुझसे कहा है कि चोर जो पकड़ा जाता है वो आधे घंटे में पकड़ा जाता है, तो मेरे भाई क्या इनके बीच की दूरी सापेक्ष चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आधे घंटे में पकड़ा जाएगा तो आधे घंटे में तय की गई दूरी, इनके बीच की दूरी होगी 1.5 किलोमीटर। आधे घंटे में तय की गई दूरी मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी आसान है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है, ये क्वेश्चन पिछले कुछ टाइम से बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है। आपका CGL Tier 2 2025 में भी आपसे पूछा गया, NTPC में भी आप लोगों से पूछा गया है, और रेलवे के जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन गलत टिक कर दिए क्या, 1.5 किलोमीटर होगी ये, नहीं ये होगा, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन ने यह कहा है कि 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज की गणना करें। अच्छा, साधारण ब्याज क्या PRT/100 निकलता है। PRT/100 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है। क्या इसमें गुणा होके जो है वो साधारण ब्याज आएगा। 6.5 में गुणा होने का मतलब है आंसर 13 का मल्टीपल होगा। अगर पूरा पूरा आंसर आ रहा है तो आंसर 13 का मल्टीपल 1 ही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्या कोई मुझे दिन बता सकता है कि 13 फरवरी 2023 से लेके 27 अप्रैल 2023 तक टोटल दिन कितने बैठेंगे। 13 और 27 में से हमें एक दिन को काउंट करना होता है,
तो 13 और 16 कितने हो जाएंगे? 16 दिन तो फरवरी में अगर हम 13 को काउंट करते हैं, 31 दिन जो है वो मार्च में हो जाएंगे, और 26 दिन हम लोग क्या कहां लगाने वाले हैं? अप्रैल में लगाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप देखेंगे तो टोटल 73 दिन का हम लोगों को ब्याज निकालना है। ब्याज होता है PRT बटे 100, P कितना है? 2000 है, रेट कितना है? 6.5% है, पूरे साल का है, इसलिए इन दिनों को भी साल बना लेंगे, और बटे में मेरे प्यारे दोस्त 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 73 पंजे 365 होते हैं, 5 चौक 20 होते हैं, और 6.5 की गुणा 4 में करेंगे तो 26 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सीपीओ 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है मेरे भाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या कोई मुझे एरिया बताएगा? इसका एरिया क्या होता है? क्या पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है? आपने कहा जी बिल्कुल होता है। उसने कहा है आधार जो है उसकी ऊंचाई का दुगना है, आधार जो है ऊंचाई का दुगना, अगर ऊंचाई a है तो आधार क्या हो जाएगा? इसकी ऊंचाई का दुगना। तो मेरे भाई एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 338, क्या यहां से देखेंगे 169 आएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो क्या ए की वैल्यू 13 आ जाएगी, यानी ऊंचाई जो है वो 13 आ जाएगी, और बेस यानी आधार जो है वो 26 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे ऊंचाई पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये CDS 2024 में आप लोगों के सामने आया था क्वेश्चन, और मेरे प्यारे दोस्त इस पर बहुत शॉर्ट भी बनाए हैं, और उसका करने का तरीका एक ही है जो शॉर्ट में आपको सब टीचर्स ने लगभग बताया है। ठीक है, मैं भी वही तरीका आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी। क्यों? 10 अट्ठे 80 और 9 89 बटे 10, फिर 89 यहां लिखोगे, 10 यहां लिखोगे, इसकी गुणा, मतलब नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम इसमें लगने वाला है। इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सी अप्रोच ये थी, उसने उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, अगर 2 से ज्यादा किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0.5 से कम ही आएगा, जब 2 में कुछ जुड़ेगा तो वो 2 से ज्यादा ही आएगा, और जब 2 से ज्यादा से डिवाइड होगा तो आंसर 0.5 से कम ही आएगा, और 0.5 से कम केवल एक ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। 0.5 भी नहीं आएगा, 0.5 से ज्यादा भी नहीं आएगा, 1 से ज्यादा भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सीन 2 लगाना भाई, एक बार सीन 2 की व्यवस्था कर दो। देखो भाई, दिखाई दे रहा है? पहले मुझे ये बताइए, दिखाई दे रहा है? निम्नलिखित ग्राफ 3 महीने के लिए एक परिधान कंपनी की कुछ वस्तुओं की बिक्री को दर्शाते हैं। शर्ट की बिक्री 3 महीने में ये है, पतलून की बिक्री ये है, कोट की बिक्री ये है, टी शर्ट की बिक्री ये है, जैकेट की बिक्री ये है। कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में कुल बिक्री कितनी हुई है भैया? शर्ट की कितनी है? 12 और 8 20 और 3 23 हो जाएगी शर्ट की बिक्री। 14 और 9 23 और 5 28 हो जाएगी। 11 और 10 21 और 7 28 हो जाएगी, और 10 और 6 16 और 4 20 हो जाएगी, और 13 और 7 20 और 6 26 हो जाएगी। कुल बिक्री कितनी है? 3 और 8 11 और 8 19, 19 6 25 को 5 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, यानी टोटल बिक्री है 125 की। अब क्वेश्चन ने कहा है कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है। सबसे कम कौन सी वस्तु बिकी है? ये इसका प्रतिशत पूछ रहा है टोटल के कंपैरिजन में। टोटल के कंपैरिजन में इसका प्रतिशत आप लोगों से पूछा जा रहा है। आपको क्या पूछा है? आपसे यह कह रहा है कि कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? तो आपने कहा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, यानी 16% आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 16% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, CGL टीयर 2 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है।
सीजीएल टीयर 2 2020 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। प्यारे दोस्त, सबसे पहले बेलन होता कैसा है? ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे भाई। घुमावदार सतह है, यानी ये घुमावदार सतह यानी इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, यानी कि मेरे भाई इसके क्षेत्रफल का 5 गुना है। उसने कहा है इसका कर्व्ड पार्ट का जो एरिया है ना, वो इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। अगर मैं h अपॉन आर यहां से पूछूं, आर इधर आएगा डिवाइड में, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी उल्टा हो जाएगा, 2/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बताइए। सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइएगा बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ है। अगर एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग 1 है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा? सबसे बेहतरीन तरीका और सिंपल तरीका यह होता है कि आप इसमें आराम से ये मान लो, उसका वेतन 25% बढ़ा है, उसका वेतन 25% बढ़ा है, यानी बढ़ा हुआ वेतन 100 रुपए होगा। बचत 10% बढ़ी है, 10% बचत यानी 10 रुपए इसकी बचत बढ़ गई होगी। तो आप कहोगे 100 रुपए टोटल अर्निंग बढ़ी थी, जिसमें से 10 रुपए उसने बचत बढ़ा ली, तो उसने एक्सपेंडिचर जो है वो 90 रुपए बढ़ा लिया होगा। किससे? 300 से बढ़ा लिया होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जवाब आ जाएगा 30%। आपके सामने जवाब कितना आ जाएगा? तो आपके सामने जवाब आ जाएगा 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप आराम से करिए। आप कैलकुलेशन में उलझते हैं या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं? देखते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और प्लीज तुक्का मत मारिएगा। तुक्का मत मारिएगा, आराम से देखिएगा कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। तब आपको समझ में आएगा कि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हम लोग चीजों को करते कैसे। देखिए एक बात समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। बेटा बोर्ड पे निगाह जमाना, ये 72 मिनट में भर सकता है और ये जो है ये 76 मिनट में भर सकता है। एक 72 मिनट में भर सकता है, एक 76 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप 4 कॉमन ले लेंगे, यहां 18 बचेगा, यहां मेरे भाई 19 बचेगा। हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसको 72 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72 कट जाएगा, 19 आ जाएगा। और इसको 76 से डिवाइड करेंगे, 19 चौक 76 कट जाएगा, 18 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर जाए? मतलब टोटल टंकी जो है वो 54 मिनट में भरने की बात हो रही है और बी को बीच में बंद किया जा रहा है, यानी ए को लगातार 54 मिनट तक चलाया गया होगा, लगातार 54 मिनट तक चलाया गया होगा। अब आप मुझे यह बताइए, टोटल टंकी की कैपेसिटी ये थी, ए के द्वारा भरा गया पानी ये है। अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या बी के द्वारा भरा हुआ पानी आ जाएगा? दोनों में से 19 कॉमन लिया जा सकता है? आप कहेंगे जी हां। 18 चौक 72 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। क्या इतना पानी बचा? क्या इतना पानी जो है वो बी ने भरा होगा? और बी 1 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, तो इतना पानी कितने मिनट में भर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा जी 19 मिनट बी को चलाया होगा। 19 मिनट बी को चलाया होगा, बी को 19 मिनट बाद जो है वो बंद कर दिया गया होगा।
एक बेहतरीन अप्रोच आपके सामने है बच्चा। कोई दिक्कत इसमें? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में करने जैसा कुछ नहीं था मेरे भाई। समझेंगे एक बार क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रिया की वर्तमान आयु के दुगने और जया की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। प्रिया की वर्तमान आयु का दुगना और जया की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 48 वर्ष दिया हुआ है। संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से दोगुना है। संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से दोगुना है। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग, संजय की आयु कितनी है? 2j, और मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? p+4। इनका योग कितना दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है। अगर 46 में से 4 जाएगा, 46 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये दो इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल सेम है। एक बराबर कर लो, इसमें 2 की गुणा करोगे 2p हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा करोगे 4j हो जाएगा, और इसमें 2 की गुणा करोगे 84 हो जाएगा। इसमें से ऊपर वाली में से नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दीजिए, 3j हो जाएगा। और 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3। क्या ये जो है ये 12 साल का आ जाएगा? आपसे पूछा है प्रिया और जया की वर्तमान आयु कितनी है, तो जया तो भाई 12 साल का है, 12 साल की आ गई है जया। अगर जया 12 साल की है तो 48 में से 12 जाएगा 36, प्रिया 18 साल की आ जाएगी। और उसने दोनों का योग पूछा है, तो आंसर कितना आएगा? 30 साल आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 30 साल आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे वो कहता जा रहा है ठीक वैसे करते चले जाना है। बाकी क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त था कुछ नहीं। ठीक है भैया जी, एक गैलन वाला प्रश्न करा दीजिए। बेटा जी कल ले आएंगे मंडे वाले प्रैक्टिस सेट में, काहे दिक्कत ले रहे हो? गैलन वाला क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है, लिख लेना भाई, गैलन वाला क्वेश्चन मुझे भेज देना लिख के। और बताइए किसी की कोई फरमाइश हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आती हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बता दीजिए कि अगला एक छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर और आ जाए तो हमारे मजे आ जाएंगे। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो, हाँ, अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आज लिख देंगे कि अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ऐसे नहीं कि भैया पूरा ज्योमेट्री पढ़ा दो, पूरा जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ा दो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे भाई, ठीक है, तभी बात बनेगा। ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 7770 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है वो आपसे पूछना चाह रहा है। कल डायरेक्ट कर दें। अच्छा ये बताइए 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7770 दी हुई है 8 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो टोटल बटने वाला लाभ 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। इनमें जो लाभ बटा है वो 35% दान में चला गया, तो ये 65% की वैल्यू है, तो 1% की कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे टोटल लाभ पूछ रहा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्या यही वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है? आपने कहा भैया जी 13 पंजे 65 होते हैं, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, 5 चौक 20। यहां से काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं, और 2 सत्ते 14। क्या यूनिट डिजिट 5 आएगी? और यूनिट डिजिट 5 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट 5 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब सीजीएल 2024 में आप लोगों से पूछा गया है।
सीजीएल 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। उसने कितना दिया है? 1152 दिया है। 6 एकम 6 होता है, 5 बचेगा, 6 नाम 54, 6 दूनी 12। आपसे मैं पूछूं a स्क्वायर बराबर 192 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा मेरे भाई अंडर रूट के अंदर 192 हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, यहां से घन की प्रत्येक भुजा, बेटा वो इसी को सॉल्व करा के पूछ रहा है। 8 अट्ठे 64, 64 तिया कितना होता है? 192। तो मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? 8√3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछना चाह रहा है। इतना छुटकू सा सवाल उसने मेरे प्यारे भाई पूछा है। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, भुजा x जो है एक समबाहु त्रिभुज, x का एक समबाहु त्रिभुज त्रिज्या y के एक वृत्त में अंकित है। यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो y है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और समबाहु त्रिभुज का ये त्रिज्या जो है ये आपकी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये त्रिज्या कितनी है? ये y दी हुई है और समबाहु त्रिभुज की भुजा x दी गई है। क्या ये परिवृत्त की त्रिज्या भी है, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या भी है? और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर किसी भी, हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे देखो पहले मेरे भाई, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर कोई वृत्त बना हुआ है और वृत्त के सरकम सर्किल की रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है, तो अगर उसकी भुजा को √3 से डिवाइड कर दोगे तो बाहर बने वृत्त की रेडियस आ जाएगी। तो मेरे भाई √3 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू √3y, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एसएससी फेज 12 2024 में आप लोगों से पूछा गया है और बहुत बार सीजीएल के प्री में भी आप लोगों से पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा है तीनों को जोड़ के 23 के बराबर आता है। तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 179 के बराबर आता है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। क्या एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं? ये भी 0 हो जाएगा। ये पूछा है, ये भी 0 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू पूछी। आप जानते होंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए 529, उसमें से इसको घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके सामने जो है वो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। CHSL 2024 आपके सामने है, फटाफट बताइए। CHSL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। आज का टॉपिक बताओ, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज में कौन सा टॉपिक कराया था? आपने देखा है, मतलब एक क्लास जो है वो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग मतलब उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को लेके आया था। ठीक है, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक आपके सामने कराया है जो मेरे भाई आपसे सीजीएल की बात हो, CHSL की बात हो, यानी एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें वो टॉपिक पूछा जा रहा होता है। और दूसरी बात यह है उस टॉपिक का यूज बहुत जगह, जैसे मेंसुरेशन में जब हम घोड़े वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कि किसी स्क्वायर के कोने पर घोड़े बंधे हुए हैं 4, उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो चरा ही नहीं गया है, या उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो चारों घोड़े द्वारा चरा गया है। एक घोड़ा बंधा है या 2 घोड़ा, हाँ 2 घोड़े बंधे हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जिसमें आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है मेरे भाई, समझिए, किसी काम को पूरा करने के लिए Q को जितने दिन चाहिए P उससे आधे दिन लेता है। Q को जितने दिन चाहिए P उससे आधे दिन लेता है। P अगर 1 दिन लेता है Q को उसके दुगने दिन चाहिए।
यदि वे एक साथ मिलकर काम को, अच्छा ये अगर इनके नंबर ऑफ डेज की इफिशियंसी है, अगर ये इनके नंबर ऑफ डेज की इफिशियंसी है मेरे प्यारे दोस्त, तो इफिशियंसी का रेशो क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, अगर दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं तो 36 दिन में कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे 108 काम कर देंगे। तो क्यों को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्यों एक दिन में एक काम करता है तो 108 काम कितने दिन में करेगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 108। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा थ्योरेटिकल उसने पूछा है, ये थ्योरेटिकल उसने पूछा है, और ये थ्योरेटिकल तभी होगा जब मेरे प्यारे दोस्त, हाँ सीआई पर मैं लिख के आ रहा हूं, सीआई में जो क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे भेजते रहो, है ना, जो बच्चे बोल रहे हैं। आप अपने डाउट जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना, हाँ जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़ों पर विचार कीजिए जिनमें अंतर जो है वो 6 का हो। इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर जल्दी के चक्कर में गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, 50 और 100 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 53 होती है, फिर 59 होती है, फिर 61 होती है, फिर 67 होती है, फिर 71 होती है, फिर 73 होती है, फिर 79 होती है, फिर 83 होती है, फिर 89 होती है, फिर 97 होती है। अब ऐसी संख्याएं देख लो जिनके बीच का गैप 6 हो, जिनके बीच का गैप 6 हो। क्या यहां गैप 6 है? बिल्कुल 1 हो गया। क्या यहां गैप 6 है? नहीं है जी। 61 में 6 जोड़ते हैं, एक गैप यहां हो गया 67। 67 में 6 जोड़ते हैं, नहीं है जी। 71 में नहीं है जी। अगर यहां से देखूं मेरे भाई, अगर यहां से देखूं 73 में 6 जोड़ते हैं, बिल्कुल एक जोड़ा यहां हो गया। अगर यहां देखते हैं 79 से 83 नहीं बैठेगा, 83 से 89 बिल्कुल बैठेगा, 83 से 89 बिल्कुल बैठेगा मेरे भाई। क्या आपके हिसाब से भी 4 बैठ रहे हैं? क्या आपके हिसाब से भी 4 बैठ रहे हैं? 53 से 59 हो गया, बहुत सही। 59 से 61 हो जाएगा, 59 से 61 नहीं होगा, 61 से 67 दूसरा हो जाएगा, 67 से, अच्छा ये भी तो है 67 से 73, यहां ये भी तो बैठ रहा है मेरे भाई। 67 में 6 जोड़ेंगे, 67 में 6 जोड़ेंगे तो 73 नहीं आ जाएगा। तो एक ये वाला पेयर भी बैठ रहा है, एक ये वाला पेयर भी बैठ रहा है, तो टोटल 5 पेयर बैठ रहे हैं, टोटल 5 पेयर बैठ रहे हैं, 4 नहीं बैठेंगे। 53 और 59 के बीच में एक है, 61 और 67 के बीच में एक है, 67 और 73 के बीच में एक है जो 6 का अंतर है, 73 और 79 के बीच में एक है, और 83 और 89 के बीच में एक है। टोटल 5 पेयर बैठ रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान सा है, सीपीयू 2024 में आप लोगों से पूछना चाह रहा है, सीपीयू 2024 में आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, मतलब आप लोग देखिए पिछला कुछ एनालिसिस करिए तो प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चाहे एक क्लास जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लाइक 35-40 मिनट की हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है प्राइम नंबर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक क्लास में कवर हो जाए। जैसे प्राइम नंबर से रिलेटेड ये भी था, या प्राइम नंबर से रिलेटेड एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछा गया है, वो बाद में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी रिपीट हुआ है और बहुत जगह रिपीट हुआ है। वो सारे क्वेश्चन प्राइम नंबर से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। देखिए 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी 36 वस्तुओं का सीपी जो है, 36 वस्तुओं का सीपी जो है वो n वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्या मुझे आप सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हैं? आप कहेंगे सीपी और एसपी का रेशो ये आ जाएगा n/36 आ जाएगा। यदि लाभ 20% है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 का सामान जब आप 6 में बेचोगे तभी तो लाभ 20% होगा।
उसने बेचा कितने में है? 36 में। 6 की वैल्यू 36 दी है तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी उसने खरीदा कितने में होगा? तो n की वैल्यू 30 आ जाएगी, और उसने n की वैल्यू ही आपसे पूछी है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक आपके सामने जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। हाँ, और मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा मेरे भाई, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लाया हूं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लाया हूं मेरे भाई, और मॉडरेट की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। आज हमारा 6ठा प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट जो वीक रहेगा, अब आप सुनिए, ये जो हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट करने का प्लान कर रहे हैं, इन्हें जो है हम वीक वाइज डिवाइड कर लेंगे। वीक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि वीक वाइज हम लोग कैसे डिवाइड कर लेंगे। अभी हमने 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। अगला जो वीक आएगा उसमें जो 6 प्रैक्टिस सेट होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, संडे की शाम में बता दूंगा कि वो अगले 6 प्रैक्टिस सेट जो रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं। और अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर आपको मंडे की शाम को हम लोग 4 बजे मिल ही रहे होंगे। ठीक है, एक स्ट्रेटजी छोटी सी मैं सोच रहा हूं कि एक छोटी सी बना दिया जाए कि अगले 6 दिन का प्लान जो है अब हमारा प्रैक्टिस सेट में कैसा रहेगा। ठीक है, तो वो आपके कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आपकी कोई समस्याएं हो, एडवांस मैथ को लेकर समस्याएं हो। आप लोग अगर ये चाहते हो कि अगला वीक जो है वो पूरा का पूरा एडवांस का वीक हो जाए, अगला वीक जो है वो पूरा का पूरा एडवांस का वीक हो जाए, तो हम एक सप्ताह में फिर हम एक वीक मतलब 6 क्लास जो है वो पूरी की पूरी एडवांस कर लेंगे। पूरी की पूरी क्लास एडवांस की कर लेंगे, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस, लगभग हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, लगभग 200 क्वेश्चन के करीब आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे, जो आपको लगे कि हमारी तैयारी को और बेहतर बनाने का काम कर सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में आज लिख सकते हैं। फिर आपके कमेंट को देखकर मेरे भाई मैं अपना डिसीजन ले लूंगा। नहीं तो हमारी चीजें चल रही हैं, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो तो मैं कर ही रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में 30% एसिड है, 20% का एसिड बनाने के लिए कितना जल मिलाना होगा? अच्छा, मुझे यह बताइए कि 30% क्या है? 30% एसिड है। जल मिलाना है तो मिलाने वाली परसेंटेज कितनी है? 0 है, क्योंकि यहां एसिड पे हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो एसिड तो मिला नहीं रहे, इसलिए 0% एसिड मिला रहे हैं। बनाना कितना परसेंट एसिड है? 20% एसिड बनाना है। यानी जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 2:1 का रेशो आ जाएगा। 2:1 के रेशो का मतलब है, अगर शुरुआत में आपके पास 2 यूनिट का मिश्रण था तो आप 1 यूनिट वाटर मिला दो। तो उसने ये कहा है शुरुआत में 12 लीटर का विलियन था, 12 लीटर का विलियन है, तो 1 बराबर 6, तो मेरे भाई उसमें 6 लीटर अगर आप पानी मिला देंगे ना, तो उसमें 20% का एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता है, मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन मिलता है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को मैथ्स बाय राहुल तेवतिया के टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। वो कमेंट बॉक्स में आपका पिन है, आप इससे जुड़ जाइए। हर एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वहां पे मिल रहा होता है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आगे के जो आप लोगों के 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, 24 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, इन 24 प्रैक्टिस सेट में आप इंपोर्टेंट चैप्टर्स उठा लीजिए, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हर प्रैक्टिस सेट में करा दीजिए, तो बच्चे उसके लिए भी मैं तैयार हूं। बस बेहतर यह है कि आपका उससे मैक्सिमम मतलब फायदा होना चाहिए। तो आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें। जिसके मैक्सिमम कमेंट होंगे मेरे भाई, उसी तरीके से हम आगे की रूपरेखा को तैयार कर रहे होंगे। लेकिन यह वादा है आप लोगों से, सुबह की 30 कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज क्लास आपके सामने आएंगी पेपर तक, और मेरे प्यारे दोस्त शाम को 30 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आएंगे, हर तरीके से आएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। यदि P जो है वो Q के अनुक्रमानुपाती है, P जो है वो Q के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज तो मैंने पढ़ाई है, और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। Q में 20% की वृद्धि होती है, 20% का मतलब Q जो है वो 5 से 6 बन जाता है मेरे भाई,
और आर में 20% की कमी होती है, यानी आर जो है वो 5 से 4 बन जाता है। तो पी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे भाई? तो हम पी में वृद्धि निकाल सकते हैं P1 अपॉन P2। ये शुरू वाला P1 है, ये बाद वाला P1 है। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी क्यू का जो रेशियो लिखा जाएगा वो 5/6 ही लिखा जाएगा। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर R1 ये है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। R2 ये है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखें यहां पे थोड़ा सा देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो आप एक चीज पाएंगे कि P1 अगर 8 है तो P2 15 हो गया होगा। P1 अगर 8 है तो P2 कितना हो गया होगा? 15 हो गया होगा। यानी कितना बढ़ा? आप कह देंगे 7 बढ़ा। किससे बढ़ा? आप कह देंगे 8 से बढ़ा। तो 100 से कितना? 1/8 जो होती है वो 12.5% की फ्रैक्शन होती है, तो 12.5 गुणा 7 यानी कि 87.5% की वृद्धि हो जाएगी। 87.5% की हो जाएगी। ठीक है, तो आज जितने भी लोग हैं वो जरूर एक बार मुझे बताएं। एक छुटकू क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछ लिया था। कभी कभी आप लोगों से, देखिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर आप ये मुझसे चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा एडवांस रहे तो वो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आगे के दिन जो है वो इंपोर्टेंट चैप्टर्स उठा लीजिए, उसमें 40 क्वेश्चन आप करा दीजिए इंपोर्टेंट, तो वो हम लोग कर लेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस निकाल लेंगे। अगर आप कहते हैं कि ऐसा ही प्रैक्टिस सेट चलता रहे फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन 30 क्लास आप लोग बता दीजिए, जहां आपको दिक्कत होगी वो चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की टर्म में दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म दी हुई है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अगर प्लस में लोगे तो ये पॉजिटिव अधिकतम वैल्यू आएगी और माइनस में लोगे तो वो न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कमेंट बॉक्स में बताना भाई, उन्हें फुर्सत से पढ़ूंगा मैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% जो है वो कम हो जाता है। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/25, यानी उत्पादन 25 से 3 कम हो गया, 22 हो गया मेरे भाई। किसकी वजह से? जनसंख्या में कमी की वजह से। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने % बढ़ाना चाहिए? यानी कार्य घंटों को कितना करना पड़ेगा? 22 से 25 करना पड़ेगा। अगर उत्पादन 25 से 22 हुआ है तो घंटों को 22 से 25 करना पड़ेगा, तभी मेरे भाई ये जो है वो पहले जैसा आएगा, आ जाएगा। तो 22 से 25 का मतलब है 3 बढ़ाना पड़ेगा। किससे? 22 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? 300/22, 22 एकम 22 होगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 22 तिया 66, 13 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपके सामने है। आपकी बूस्टर एक्सरसाइज में एक ये भी टॉपिक है मेरे भाई। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे भाई एक व्यक्ति 2196 रुपए उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। किस्त की राशि बताइए, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी 4 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 5 रुपए लौटाओगे, दूसरे में 16 उधार लिए हैं 25 लौटाओगे, तीसरे में क्यूब यानी 64 रुपए उधार लिए हैं तो 125 लौटाओगे। सबसे पहले उसने बराबर किस्त बोला है, 3 बराबर किस्तों को बराबर कर लो, यहां 5 की गुणा, यहां 25 की गुणा, सेम गुणा इधर कर दो, यहां 25 की गुणा, यहां 5 की गुणा। ये उधार ली गई राशि होती है, ये किस्तों के रूप में लौटाई गई राशि होती है। उधार ली गई राशि 25 चौका 100, 16 पंजे 80, 180 और 64 कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा।
उसने उधार कितनी ली है? 2196 ली है मेरे भाई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 2196 बटे 244 हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू, यानी 125 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 125 का मतलब बाद के 3 डिजिट जो हैं वो 125 से डिवाइड होनी चाहिए। इतना कुछ करते भी नहीं, यहीं से भी देख लेते। बाद के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इतना सब कुछ ना भी करते, हम देख लेते कि भैया प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी है, 125 से कटने वाली संख्या ही आंसर होगा, और 125 मतलब लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, जब मैंने आप लोगों को बताया होगा कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट मैंने बताया होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। फिर मैंने यहां भी कहा था कि ये अगर इंटरचेंज हो जाए, यहां आप लोगों को कॉस थीटा पहले दे दिया जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 दिया हुआ हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 दिया हुआ हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। ये चीज बताई थी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें से माइनस कॉमन अगर मैं ले दूं तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या ये हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आप जानते हैं ये क्या होता है? ये 1 होता है, और बाहर माइनस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए मेरे दोस्त, कहां? होमवर्क में। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे मेरे दोस्त, मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कल आप लोगों के पास, कल का दिन है, किसी एक चैप्टर को उठा लेना। सुबह जो है वो आप लोगों को 1 शॉट मिल जाएगा। 1 शॉट मतलब नहीं, कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज का एक पार्ट मिल जाएगा, और सुबह वो जरूर कर लेना है साथ के साथ। ठीक है मेरे भाई, कोई बेहतरीन टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। और जरूरी है कि आप लोग मॉक टेस्ट देते रहें। मंडे से मॉक टेस्ट का टाइम जो है वो आपके लिए 12 बजे हो जाएगा। आप लोग आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आराम से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कल मिलेंगे नहीं, परसों मिलेंगे, मंडे को शाम को 4 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। कल सुबह आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज का पार्ट आ जाएगा, एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा। सजेशन हो, कोई सजेशन जरूर दीजिएगा। कोई आपको दिक्कत आ रही हो किसी टॉपिक में, उस दिक्कत के बारे में जरूर लिखिएगा। कुछ और चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। अगर पॉसिबल होगा, मेरे हाथ में चीजें होंगी तो मेरे हाथ में, मैं प्यारे दोस्त, जरूर उन चीजों को पूरा करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।